सो क्या स्टार्ट करना है आज हमें? स्टार्ट क्या करना है? वी हैव टू कंटिन्यू, राइट? सो व्हाट, वेयर वी वेयर इन द लास्ट क्लास? हम लोग कंपाउंड इवेंट कर रहे थे, आई थिंक, है ना? कंपाउंडिंग ऑफ इवेंट पर सम्स कर रहे थे। ग्रेट। तो भाई आज की क्लास में सबसे पहले तो समझते हैं कि जो लैंग्वेज में वर्ड्स में जो डिस्क्राइब्ड होता है प्रॉब्लम में, उसको हम कैसे इंटरप्रेट करें और सिंबॉलिक नोटेशन के फॉर्म में कैसे लिखें, बिकॉज वंस यू एक्सप्रेस द गिवन इवेंट इन compounded symbolic form, then only you can apply the set theory and find out the probability of the event, right? तो आप लिखेंगे, एक हेडिंग देंगे, सेट नोटेशंस। ठीक है, सेट नोटेशंस फॉर वेरियस इवेंट्स। नोटेशन इन सेट फॉर्म भी बोल सकते हैं आप। तो नोटेशन इन सेट फॉर्म। अब हम यहाँ पर ऐसा अज्यूम कर लेते हैं, सपोज कि एक सैंपल स्पेस है कैपिटल एस। उस सैंपल स्पेस में बहुत सारे सैंपल पॉइंट्स होंगे, है ना? या कुछ इवेंट्स को भी सैंपल पॉइंट मान सकते हैं। इवेंट जो है उनको सेट ऑफ सैंपल पॉइंट बोलते हैं। तो हमने बोला कि गिवन ए बी सी आर 3 इवेंट्स of the sample space S and S contains E1, E2, E3, E4 etc as sample point। तो जहां पर मैं E1, E2, E3, E4 बोल रहा हूं, ये तो सैंपल पॉइंट्स हैं। और इस एक्सपेरिमेंट के कुछ इवेंट्स हैं ए बी सी। डेफिनेटली कुछ सैंपल पॉइंट ए को फेवर कर रहे होंगे, कुछ बी को फेवर कर रहे होंगे, कुछ सी को फेवर कर रहे होंगे। और कैपिटल एस क्या? सेट ऑफ ऑल सैंपल पॉइंट। ठीक है। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस assumption, अगर आपसे बोला जाए ए यूनियन बी, तो व्हाट इज ए यूनियन बी एक्चुअली? इट इज in word form it will be written as occurrence of at least one event out of the two events A and B, at least one। तो अगर कहीं लिखा हुआ occurrence of at least one event that is either A or B or both, तो इसको हम बोलते हैं A union B। नोटेशन में लिखेंगे A union B। आई थिंक पहली बात समझ में आ रही है। A union B क्या है? A यूनियन बी है तो हम क्या इंटरप्रेट करेंगे, और ये लिखा हुआ तो हम A यूनियन बी इंटरप्रेट करेंगे कन्वर्सली। इसमें क्या होगा? जो सैंपल पॉइंट ए के हैं वो भी आएंगे, जो बी के हैं वो भी आएंगे, जो ए और बी में कॉमन है वो एक बार आएंगे। दैट इज E बिलोंग्स टू A यूनियन B मीन्स E आइदर बिलोंग्स टू A और E बिलोंग्स टू B। A इंटरसेक्शन B क्या हुआ? तो अकरेंस ऑफ द इवेंट्स बोथ A एंड B। तो बोथ A एंड B अगर बोला गया तो उसको हम बोलेंगे A इंटरसेक्शन B। नो, एटमोस्ट वन नहीं। ओहो भैया, एटमोस्ट वन अलग होता है। दीक्षांत बाबा, आप ऐसे टेम्परामेंट को लूज कैसे कर देते हैं? ज्यादा से ज्यादा एक का क्या मतलब है? अब पिछली क्लास में बना के दिखाया था तो भी आप इसको इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हो। ज्यादा ज्यादा से ज्यादा एक का मतलब है या तो ए ओनली, या बी ओनली, या नन। ए यूनियन बी भी नहीं भाई। तो E बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन B का मतलब होता है E बिलोंग्स टू S एंड E बिलोंग्स टू A और E बिलोंग्स टू B। यूनिवर्सल मीन सैंपल स्पेस के वो सैंपल पॉइंट जो A एंड B दोनों को फेवर करते हैं। अगर कहीं लिखा हुआ है A बार इंटरसेक्शन B बार, ये क्या है? अकरेंस ऑफ नाइदर A नॉर B। नाइदर A नॉर B अकर्स, इसका मतलब A डू नॉट अकर एज वेल एज B डू नॉट अकर। इसी को आप लिख सकते हैं A यूनियन B का बार, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। तो E belongs to A bar intersection B bar means E belongs to A union B bar, that is E belongs to S but E doesn't belongs to A union B।
तो सेट थ्योरी के वेन डायग्रामेटिक नोटेशन से अगर जाएं तो ये सारी बातें जो अभी मैंने डिस्कस करी, दे विल appear like this. This is A and this is B and here it is S. अब मैं अलग अलग कलर से चीज़ों को दिखा रहा हूँ। ये जो पोर्शन है ये वाला, ये है A इंटरसेक्शन B और ये क्या है, ये ओनली A एकर्स। तो ये है ओनली A, इसी को हम A इंटरसेक्शन B बार भी बोलते हैं, या इसी को हम A माइनस B भी बोलते हैं। इसी तरह से ये क्या है, ओनली B, ओनली B एकर्स। इसी को आप B बट नॉट A भी बोल सकते हो, इसी को आप B माइनस A भी बोल सकते हो, इसी को आप A माइनस A इंटरसेक्शन B भी बोल सकते हो, और इसको आप B माइनस A इंटरसेक्शन B भी बोल सकते हो। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? और ये तो A इंटरसेक्शन B है, इसमें तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। दिस इज A इंटरसेक्शन B। और अगर हम ये पूरा, अगर हम ये पूरा कंसिडर कर लें, कौन सा पूरा, ये क्या है, ये एटलीस्ट वन है, ये है A यूनियन B और एटलीस्ट वन ऑफ ए बी। अब इसमें अगर मैंने बोला कि ये जो था ए बार इंटरसेक्शन बी बार, ये क्या है, तो ये बेसिकली ए बार इंटरसेक्शन बी बार ये है। ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, नाइदर ए नॉर बी, तो ए यूनियन बी में भी नहीं होगा ना। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, इसको बोलते हैं ये। दिस इज ए बार इंटरसेक्शन बी बार। और डी मॉर्गन्स लॉ से इसी को ए यूनियन बी का होल बार भी बोल सकते हैं। अब किसी ने अभी बोला था कि एटमोस्ट वन, एटमोस्ट वन में क्या आएगा, एटमोस्ट वन अकर्स। जब मैं बोलूंगा एटमोस्ट वन अकर्स, तो ये क्या इवेंट होगी साहब, बोलो क्या इवेंट होगी, एटमोस्ट वन अकर्स का मतलब क्या है, ज्यादा से ज्यादा एक, ज्यादा से ज्यादा एक का मतलब होता है नन और वन, नॉट बोथ। तो ये बेसिकली तीन का यूनियन होगा, या दो का यूनियन होगा, ऐसा बोलो। कौन कौन सा, एक तो ये, और एक ये, और एक ये, इन तीनों का यूनियन होगा। इन तीनों को इकट्ठा करके जो आएगा उसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एटमोस्ट वन एकर्स का मतलब समझा दिया मैंने। अब कोई भी डाउट है यहां तक तो बोलो। एटलीस्ट वन, एटमोस्ट वन, नन, नन मतलब ये नन ऑफ ए एंड बी, ये वाला है नन, नन ऑफ ए एंड बी, न तो ए न तो बी। तो यहां तक सबको क्लियर है, जल्दी क्विक। हाँ जी, यहां तक क्लियर है तो फटाफट यस बोलो। तो दो इवेंट में यही सब बातें पूछेंगे, ए माइनस बी, बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ ए एंड बी, है ना।
एटमोस्ट वन, एटलीस्ट वन, ये सब बातें हुई। अभी भी 9 बच्चों की रिप्लाई नहीं आई है। चलो जी, इसके आगे बढ़ते हैं। अगर 2 से ज्यादा इवेंट है तो, जैसे यहां बोला ए इंटरसेक्शन बी बार, इसका मतलब क्या हुआ? ए एंड नॉट बी, बी बार मतलब जो बी में नहीं है, ए एंड नॉट बी मतलब ए माइनस बी, ए अकर्स एंड बी डू नॉट अकर। अगर कहीं लिखा हुआ है कि इवेंट ए अकर बाय बी डू नॉट अकर, इसको बोलते हैं ए माइनस बी, इसी को ए इंटरसेक्शन बी बार, इसी को ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी भी बोलते हैं। It is set of those sample point of the sample space which belongs to A but not in B. Not more than one of the event A or B occurs. Not more than one occurs. इसका क्या मतलब है? एक से ज्यादा इवेंट का अकरेंस नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या क्या आएगा मैं बता चुका हूं आपको। एटमोस्ट वन इसी को बोलते हैं। ए अकर्स बी डू नॉट अकर, ए डू नॉट अकर बी अकर, और ए भी नहीं अकर कर रही है और बी भी नहीं अकर कर रही है। ये 3 का सेट था, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था, है ना? नॉट मोर देन वन अकर्स, एग्जैक्टली वन अकर्स। अगर बोला जाए एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट अकर, तो उसमें ए माइनस बी, ए अकर बी डू नॉट अकर, ये दोनों आएंगे, सिर्फ ये दोनों। जैसे क्वेश्चन का आंसर करो। क्वेश्चन है गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 1/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 1/52, फाइंड द वैल्यू ऑफ probability A union B, probability A bar intersection B bar, and probability not more than one event occur. Quick, जल्दी आंसर करिए, फटाफट आंसर करिए इसके सारे पार्ट्स का। क्विक, मैं वेट कर रहा हूं आपकी रिप्लाईज का। अगर आपको ये नोटेशन समझ में आ गए हैं तो यू विल बी कन्वीनियंटली हैंडल दिस प्रॉब्लम। क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या पूछा जा रहा है, वो फटाफट देख लो। नॉट अ बिग डील। ए की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, तो आपको जो गिवन है मैं लिखते जा रहा हूँ। गिवन probability of event A is 1/4, and that of probability of B is given as 1/13, and probability of A intersection B is also given as 1/52. क्या पूछा गया है? ए पार्ट, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या आएगा? तो probability of A union B is directly probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. Now, what is probability of A, beta? Probability of A is 1/4, probability of B is 1/13, probability of A intersection B is 1/52. So it is nothing but 13 plus 4 minus 1/52, which is nothing but 16/52, simply 4/13. This is the answer for first part. अब इन्होंने बोला बी पार्ट। बी पार्ट क्या है? बी पार्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार। अब इसको कैलकुलेट करने के 2 तरीके हैं। कैसे करें पहले आप मुझे बताओ।
कौन बताएगा? रेज योर हैंड। है क्लास में कोई जो बता सकते हैं इसका आंसर कैसे निकालेंगे? हाँ शिवानी बेटा, अनम्यूट करो और बोलो आप जरा अपने आप को, तो एक्सप्रेस करो। सर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। थोड़ा सा गलत बोल गए बेटा, वैसे आपका इंटेंशन सही है। इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे तो ए बार इंटरसेक्शन बी बार हो जाएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि जब कॉम्प्लीमेंट डिस्प्यूट होता है तो इंटरसेक्शन यूनियन का इंटरसेक्शन हो जाता है, और ये हो जाएगा जो आपने बोला 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ओनली, नॉट सॉरी सर, कॉम्प्लीमेंट। बाहर नहीं आएगा बाद में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और फिर ये आ गया 1 माइनस ए यूनियन बी हम निकाल चुके हैं 4/13, एंड देयरफॉर योर आंसर इज 9/13 एग्जैक्टली राइट। यही आया आंसर ना सबका? यस सर। चलो ठीक है, ए पार्ट हो गया बेटा, बी पार्ट हो गया। अच्छा देखो, जो बी पार्ट है, बी पार्ट इसको कैलकुलेट करने का एक तरीका और भी था। एक और तरीके से हम बी पार्ट निकाल सकते थे, कैसे? गौरव, हाँ बोलो बेटा। सर पहले ए बार निकाल लो बी बार, और सर एक ए इंटरसेक्शन बी का बार निकाल के सर वो फॉर्मूला लगा के हो सकता है शायद। कैसे बताओ, मुझे नहीं आता। जैसे तुमने बोला प्रोबेबिलिटी ए बार निकालो, राइट? तो बी को सॉल्व करने का एक ऑल्टरनेट मेथड गौरव बता रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार तो बेटा निकल जाएगा, इट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एंड देयरफॉर इट इज नथिंग बट 3/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार भी आ जाएगा बेटा, बी बार आ जाएगा तुम्हारा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, एंड दैट इज 1 माइनस 1/13, तो 12/13। अब क्या करें गौरव? गौरव, यस सर। इसके बाद बताओ। सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का। क्या क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का क्या फार्मूला होता है बताओ? या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार, हाँ। तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी होता है, या तो पी ए इंटू पी बी बाई ए होता है। हाँ ठीक है। अब उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि ये दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट। जब तक ये नहीं बताएंगे तब तक हम उसको अप्लाई नहीं कर सकते, बट यस दैट इज द मेथड आई वाज टॉकिंग अबाउट। वासु? सर हम ऐसे नहीं कर सकते प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ए यूनियन, यूनियन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये क्या होगा बेटा? ए यूनियन बी में से ए इंटरसेक्शन बी हटा दोगे तब तो ओनली एग्जैक्टली वन इवेंट आ जाएगा ना। हमें अभी हम लोग इसी की बात कर रहे हैं, इसी क्वेश्चन की, ये सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं। मुझे लग रहा है तुम आगे वाले को सोच रहे हो। नहीं सर, सेकंड पार्ट के बारे में बोलो। तो सेकंड पार्ट में ये कैसे बोलोगे बेटा? ए डू नॉट अकर एंड बी डू नॉट अकर का मतलब ये नहीं होता है ए यूनियन बी। इसका मतलब होता है कि ए भी नहीं एंड बी भी नहीं। तो ऐसे समझो, ऐसे अगर आप अभी भी नहीं समझ पा रहे हो तो ये ए है और ये बी है। ए बार का मतलब क्या होता है? व्हाट इज ए बार? ओनली ए। सब कुछ जो ए के बाहर है, राइट? ये ए बार है, दिख रहा है कि नहीं? यस सर। और बी बार क्या है? जो बी के बाहर है सारा कुछ। तो ये कलर जो मैं शेड कर रहा हूँ ये बी बार है, ध्यान से देखना, ये पूरा बी बार है। और ए बार और बी बार का इंटरसेक्शन क्या है? जहां दोनों कलर का शेडिंग प्रेजेंट है। दोनों कलर कहाँ प्रेजेंट है बेटा? तो दोनों ओके कलर हाँ ये वाले में ना, ओके। ये बाहर वाला है ना। एनीवे तो एक्चुअली ये टोटल सैंपल स्पेस में से ए यूनियन बी हटाना है। मतलब 1 माइनस, ये तो सही है यहाँ तो, ये जो निकाला गया है बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं, दिस इज वेरी करेक्ट। हम इसी को कैलकुलेट करने का दूसरा मेथड देख रहे हैं, ठीक है। एनीवे अब मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो, अब सब लोग देखो कैसे निकालेंगे। यहाँ तक गौरव ने जो बताया था वो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अब यहाँ मुझे एक बात समझनी पड़ेगी, उसको समझो, ठीक है। ये हटा दूं, ये ए पार्ट का सोल्यूशन हटा रहा हूं मैं, बिकॉज यू माइट हैव जस्ट नोटेड इट डाउन, राइट? तो लेट अस रिमूव इट। ओके,
अब बेटा सबसे पहली बात ऑब्जर्व ये करने वाली है कि प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी जो हमने निकाला था 1/52, इसको लिख सकते हैं 1/4 इंटू 1/13, इसको देयरफॉर हम बोलेंगे इट इज पी ए इंटू पी बी। व्हाट डज दिस इंप्लाई? प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी कब होता है ऐसा? इसका क्या मतलब होता है? व्हाट डज इट मीन? Sir, A and B are independent events. Very good. That means A and B are independent. A and B are independent. अब मेरी बात सुनो, डिपेंडेंस का क्या प्रॉपर्टी है? डिपेंडेंस की डेफिनेशन क्या है? दो इवेंट डिपेंडेंट कब होती हैं? जब ए का होना या नहीं होना बी के होने या नहीं होने को इन्फ्लुएंस नहीं करता। मतलब ए के होने से बी का होना अफेक्टेड नहीं होगा, बी का नहीं होना भी अफेक्टेड नहीं होगा। मतलब ए और बी इंडिपेंडेंट का मतलब है ए और बी भी इंडिपेंडेंट है, ए और बी बार भी इंडिपेंडेंट है। इसी तरह से ए का नहीं होना भी बी के होने को या नहीं होने को इन्फ्लुएंस नहीं करता है। मतलब ए बार और बी भी इंडिपेंडेंट है और ए बार और बी बार भी इंडिपेंडेंट है। तो ए बी इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि ए is independent of B bar as well and A bar is independent of B and A bar is independent of B bar। मतलब चार बातें एक ही साथ मर्ज होती। जब ए और बी इंडिपेंडेंट होगा तो ए और बी बार भी इंडिपेंडेंट होगा, ए बार और बी भी इंडिपेंडेंट होगा और ए बार और बी बार भी इंडिपेंडेंट होगा। ये चीज बिल्कुल दिमाग में सेट कर लो, क्योंकि डेफिनेशन बोलती है कि डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस ऑफ टू इवेंट मतलब ए डज नॉट इफेक्ट बी, ए डज नॉट इफेक्ट बी बार। ए का होना बी को नहीं इफेक्ट करता है, ए का होना बी के नहीं होने को भी इफेक्ट नहीं करता। ऐसे ए का नहीं होना बी को नहीं इफेक्ट करेगा, ए का नहीं होना बी के नहीं होने को इफेक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब हम बोलेंगे ए बार और बी बार भी इंडिपेंडेंट है। और इसका मतलब होगा क्या? इसका मतलब होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार and therefore it is equal to 3/4 into 12/13 और सिंप्लीफाई करो देखो तो 3/9/13। वही आंसर आ गया कि नहीं? देखो आ गया कि नहीं आया? इसका मतलब है कि रास्ते अलग अलग होंगे, तरीके बेशक अलग होंगे, लेकिन उसका मतलब नहीं कि रास्ता चेंज कर दोगे, मेथड चेंज कर दो आंसर चेंज। आंसर वही आएगा। अगर आप सही बात अप्लाई कर रहे हैं तो आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। अब पहला जो प्रोसीजर मैंने किया बेटा वो अप्रोच है जिसको बोलते हैं सेट थियरी का अप्रोच है, और जो दूसरा सोल्यूशन मैंने दिया वो प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच है, वो प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट से हम लोग गए। ठीक है, तो सेट थियरी और प्रोबेबिलिटी दोनों ही तरीके हैं। सेट थियरी से जो अप्रोच करना किसी प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम को, उसको बोलते हैं स्टैटिस्टिकल वे, और प्रोबेबिलिटी को बोलना मतलब उसको स्टोकेस्टिक वे बोलते हैं, प्रोबेबिलिस्टिक वे बोलते हैं। एनीवे पहला हो गया, दूसरा हो गया। सी पार्ट पे जाओ, गो टू सी पार्ट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर ये दोनों म्यूचुअली नॉन एक्सक्लूसिव होंगे इवेंट्स ए और बी? हाँ, एक्सक्लूसिव तो नहीं हो सकती, नॉन एक्सक्लूसिव होंगी, डेफिनेटली नॉन एक्सक्लूसिव होंगी, क्योंकि अगर एक्सक्लूसिव होंगी तो डिपेंडेंट होंगी ना, तो एक्सक्लूसिव तो कभी हो ही नहीं सकती। अगर ऐसे भी सोचो, अगर एक्सक्लूसिव होती तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 1/52 कैसे आती? एक्सक्लूसिव इवेंट मतलब डिसजॉइंट, डिसजॉइंट की प्रोबेबिलिटी तो जीरो आती ना बेटा। यस सर। तो क्लियर है कि एक्सक्लूसिव नहीं होंगी। अब सी पार्ट पे जाओ, सी पार्ट का आंसर करो। पार्ट सी का आंसर ये हटा दो, ये तो डिस्कशन हो गया, ये पूरा हो गया। हाँ, नॉट मोर देन वन अकर का मतलब क्या हुआ? नॉट मोर देन वन अकर का मतलब क्या हुआ? इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अकर बी डू नॉट अकर और बी अकर ए डू नॉट अकर और ए डू नॉट अकर एंड बी डू नॉट अकर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 1 -
मोर देन वन का मतलब टू, बोथ, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी. Is that clear or not? एक से ज्यादा इवेंट का हैपनिंग डिनाइड है, मतलब दोनों नहीं कर सकती, दोनों अगर नहीं करेंगी साथ साथ. ये ए है, ये बी है, और ये ए बार बी बार ना, तो ये चाहिए, ये है ए बार इंटरसेक्शन बी बार, और ये भी नहीं चाहिए, ये भी चाहिए, और ये भी चाहिए. क्या नहीं चाहिए? ए इंटरसेक्शन बी. तो हम यहाँ से सीधे 1 माइनस ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया हुआ था? 1/52. आंसर क्या आएगा? 51/52. इसी को कैलकुलेट करने का जो प्रोबेबिलिस्टिक वे था, ये तो सेट थ्योरी से मैंने देखा वेन डायग्राम लगा करके. अगर इसको ऐसे बोलते तो ये एक्चुअली ऐसा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये तीनों एक्सक्लूसिव है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार. इसको अगर मैं ओपन करूं बेटा तो ऐसा आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, देखना वही आ जाएगा, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, ए बार की प्रोबेबिलिटी होती है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार. अब इसको जब ओपन करोगे ना तो यू विल गेट द सेम वैल्यू. यहाँ ये हटा दिया, ये तो अब एक तरीका था, ये एक तरीके से तो आप कर ही चुके हैं, तो अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से अब फालतू का इन्वॉल्वमेंट देखो, ये सब करना नहीं चाहिए. लेकिन अगर वो नहीं समझ में आएगा, डायरेक्टली सोचेंगे तो ऐसे ही सोचेंगे आप, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. तो ये क्या आएगा? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस पी ए इंटू पी बी प्लस, वैसे मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अगर कुछ भी नहीं यूज करेंगे तो ये माइनस पी ए इंटू पी बी एंड प्लस 1 माइनस पी ए इंटू 1 माइनस पी बी. If you just go by this all, then it is 1 minus PA minus PB plus PA plus PB and PA into PB पॉजिटिव और 2 बार नेगेटिव, तो माइनस PA into PB. देखा? तो ये देखो, ये PA जाएगा, PB जाएगा, तो वही आ गया 1 माइनस PA into PB, मतलब वही 1 माइनस, यहाँ से भी देखो तो आंसर 1 माइनस 1/4 और 1/13. तो आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, आंसर वही आएगा 51/52. तो आप नाक ऐसे सीधे पकड़ लो या ऐसे घुमा के सर्कस करके पकड़ो, आप पे डिपेंड करता है. बट जब तक आप मेथड, आपका रास्ता गलत नहीं है तो आंसर तक पहुंचोगे. हो सकता है कि 10 सेकंड में आंसर कर दो, हो सकता है कि 5 मिनट या 10 मिनट में आंसर करो. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन व्हाट पाथ यू फॉलो, राइट. तो डरो नहीं, सेट थ्योरी का बेसिक नोटेशन को पकड़ के रखो, वेन डायग्राम को धड़ल्ले से इस्तेमाल करो, प्रोबेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट सीख रहे हो डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस का, उसको यूज करो, और करोगे आंसर आएगा ही आएगा. तो ये क्वेश्चन कंप्लीट है. कुछ कोई डाउट इसमें, कुछ पूछना है? और इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, इसको यहां से एक तरीके से और भी कर सकते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार. यहां से भी वही आंसर आएगा. पी ए 1/4 है, ये 12/13 हो जाएगा, फिर ये 3/4 1/13 हो जाएगा, और ये तुम्हारा 3/4 एंड 12/13 हो जाएगा. ऐड कर देना मल्टीप्लाई करके, यही आंसर वहां से भी आ जाएगा. तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, 2 सेट को लेकर के प्रोबेबिलिटी के नोटेशन सारे मैंने समझा दिए. अब मान लो अगर 3 सेट है, अब आपसे मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लिखो, राइट. तो अब सिचुएशन ये है कि आउट ऑफ, मैंने बोला
क्वेश्चन में लिखा हुआ है आउट ऑफ 3 इवेंट ए बी सी ओनली ए अकर्स, तो इसका सेट नोटेशन क्या होगा? इसका मतलब है ए अकर्स, बी डू नॉट अकर एंड सी डू नॉट अकर। तो ए इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी बार, ए इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी बार। इसको लिखने के और भी वेज हैं, ठीक है? तो और क्या वेज हैं? पहले ये इसी को और क्या लिख सकते थे हम लोग? सिर्फ इसी को और क्या लिख सकते थे? इसी को हम ऐसा भी लिख सकते थे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का बार। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी तरीका है, ये भी तरीका है। ए बी सी ऑल अकर का मतलब क्या हुआ? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। वेन डायग्राम पर अगर देखोगे तो ये दिखेंगे भी आपको। कैसे दिखेंगे? थोड़ा वो भी देख लो। ये ए है, ये बी है, ये सी है मान लो। तो जो दूसरा वाला लिखा हुआ वो तो ये है तुम्हारा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बट ये क्या है? ये दिस इज एक्चुअली, if I call this as A, this as B and this as C, then ये वाला क्या है? ये out of 3 only A occurs, only A occurs is this। समझ रहा ना क्या है? ये वाला ये हाँ जी, यहाँ तक ये दिस इज ओनली ए इंटरसेक्शन बी नॉट इंटरसेक्शन सी नॉट। और ऐसे ही ये वाला क्या हो जाएगा? ये वाला ओनली बी इंटरसेक्शन नॉट ए नॉट सी, ऐसा। और ये वाला क्या हो जाएगा? ये वाला जरा बताओ, ये क्या है बेटा बताओ? बोलो। It is B occur and C occur, but no, A occur and B occur but C do not occur। A intersection B but not C। तो इसको अगर कैलकुलेट करना, कोई बोले कि प्रोबेबिलिटी A एंड B नॉट C, तो क्या होगा ये? इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, ये पूरा माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ऐसे निकलेगी। तो वेन डायग्राम को अच्छे से इस्तेमाल करना है और समझ के रखना है, ठीक है? अगर बोले प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 1 अकर्स, एग्जैक्टली 1 ऑफ ए बी सी अकर, अब क्या बोलोगे? सर A occurs and B and C do not occur। हाँ, A occurs and B and C do not occur, और A do not occur, B occurs, C do not occur, इनका यूनियन। A occurs not B and C, A occurs but B C do not occur, या इसी तरह से, और A and A do not occur, B do not occur, C occur, और A do not occur, B occur, C do not occur। मतलब ये हो जाएगा, ये ग्रीन वाला और ये ब्लैक शेडेड वाला और ये नीचे वाला, ये तीनों येलो, ये तीनों मिला करके ये हो जाएंगे जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। नॉट पूरा नहीं, एक सेकेंड। ये एग्जैक्टली 1 अकर्स। इसको कैलकुलेट करने का तरीका ऐसे भी हो सकता है क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी सी। इसमें जो ए इंटरसेक्शन बी है 2 बार गया, माइनस
2 times probability of A intersection B, क्योंकि ये तो नहीं चाहिए हमें, और B इंटरसेक्शन B भी 2 बार गया, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 2 बार जाएगी। अब आपको बताना है कि सही ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, और प्रोबेबिलिटी ऑफ C इंटरसेक्शन A भी 2 बार माइनस कर दिया, क्योंकि ये तीनों 2-2 बार काउंट हुए थे। लेकिन हुआ क्या, जो ये तीनों का कॉमन था, ये पूरा चला गया, ये पूरा भी चला गया, ये पूरा भी चला गया, लेकिन ये तीनों का जो कॉमन था, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ये बेसिकली 3 बार यहां काउंट हुआ था, और कितनी बार हमने माइनस किया, 6 बार माइनस किया, है ना, 6 बार माइनस किया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, +3 टाइम्स, क्योंकि हमें 3 ही बार माइनस करना था ना, इसको भी, इस वाले को। तो 3 बार प्लस किया था और 6 बार माइनस किया, तो 3 बार उसको ऐड भी कर दो। तो ये भी यही तरीका होगा, यही चीज। तो कहने का मतलब है कि आप ऐसा रट्टा नहीं लगाना है, आपको वेन डायग्राम पर चीजें दिखनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप बेसिक प्रिंसिपल फॉलो करो और वहीं पर करना, नथिंग टू बी क्रैम्ड इन फैक्ट। तो ये हो गया तुम्हारा कि सेट नोटेशन, अगर 2 या 2 से ज्यादा सेट्स है तो कैसे कैसे है, जैसे 3 है। अगर बोले आउट ऑफ एबीसी एटलीस्ट 1 अकर, कम से कम एक अकर, तो उसको बोलते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। एटलीस्ट 1 का मतलब है यूनियन, इसी को 1 माइनस ए बार इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी बार भी बोल सकते हैं, क्योंकि ए यूनियन बी यूनियन सी को लिख देंगे ए बार इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी बार का बार ना, तो ये 1 माइनस ए यूनियन बी यूनियन सी का बार। क्योंकि ये क्या हो जाएगा, जो मैंने लिखा है, ये समझ रहे हो, ये वाला, ये क्या है, इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी बार का बार, एंड देयरफॉर इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ, बार को डिस्ट्रीब्यूट करो तो ए डबल बार इज ए यूनियन इंटरसेक्शन का यूनियन, बी डबल बार इज बी यूनियन, सी डबल बार इज सी। तो लिखने का तरीका ये भी है, लिखने का तरीका ये भी है। ऐसे ही आउट ऑफ एबीसी एटलीस्ट 2 अकर, आउट ऑफ एबीसी एटलीस्ट 2 अकर, तो क्या लिखेंगे, एटलीस्ट 2, कम से कम 2, कम से कम 2 का मतलब क्या हुआ बेटा, ए एंड बी, या बी एंड सी, या ए एंड सी। तो इसमें हम लिखेंगे ऐसे, एग्जैक्टली 2 अकर, ए अकर बी अकर सी डू नॉट अकर, बी अकर ए अकर सी अकर बी डू नॉट अकर, बी अकर सी अकर ए डू नॉट अकर। तो ये एग्जैक्टली 2 हो गया, और फिर ऑल 3, ये सारे को लेंगे तब जाकर के तुम्हारा एटलीस्ट 2 आएगा। आउट ऑफ एबीसी ओनली 1 अकर, वो तो पहले ही बता दिया था हमने। ऐसे आउट ऑफ एबीसी ओनली 2 अकर, एग्जैक्टली 2 अकर, तो एग्जैक्टली 2 में ये हट जाएगा, सिर्फ ये तीनों आएंगे। तो होपफुली ये सारे पॉइंट्स जो हैं, नन ऑफ एबीसी अकर, मतलब 1 माइनस ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी का बार। तो लैंग्वेज क्या है और उसका नोटेशन क्या है, ये आपको अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। नहीं तो फिर क्या है कि आप सब कुछ प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट जानते रहेंगे, लेकिन इंटरप्रेट गलत करेंगे और वहां से गलतियां हो जाएंगी। इसलिए ये जरूरी है कि इस पर थोड़ा सा ज्यादा समय लगा लो, लेकिन क्लैरिटी ले लो। अब जैसे इसमें किसी को भी बोलो, मैं शो करके दिखाता हूँ, जैसे ये क्या है, ये वाला, तो ये है एग्जैक्टली कम से कम 2, कम से कम 2 मतलब 2 या 3, ये पूरे रीजन की हम लोग बात कर रहे थे, ये रीजन की बात कर रहे हैं हम लोग, 2 या 3 वाला रीजन की। समझ में आ गई बात कि नहीं?
अब इसको कहने के लिए तो शेड तो कर दिया, लेकिन इसको निकालेंगे कैसे? तो निकालने में आपको क्या करना पड़ेगा? अब इसी को लिखने, इसको लिखने का कोई और अल्टरनेट तरीका हो सकता है क्या, बताओ? अगर बोला जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट टू अकर, एटलीस्ट टू इवेंट अकर, एक तो तरीका ये है जो मैंने लिख के दिखाया। क्या कैन यू कैलकुलेट इट बाय सम अदर वे राउंड, नॉट गोइंग बाय दिस? ये 4 केसेस ना लेकर के कुछ और कर सकते हैं क्या? probability of A intersection B plus probability of B intersection C plus probability of C intersection A। इसमें क्या हुआ, इसमें हमारा ये जो पोर्शन है, ये वाला कॉमन वाला, ये कितनी बार काउंट हुआ? ये वाला 3 बार। ये 3 बार काउंट हो गया, 3 बार, जबकि हमें एक ही बार काउंट करना है। तो 2 बार इसको क्या कर दो, बोलो बोलो। सब्ट्रैक्ट कर दो। यस, तो ये भी तरीका है। इसमें ये थोड़ा आसान होगा एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि इसमें हर एक को कैलकुलेट करते समय एक सी बार भी लगा हुआ ना, तो उसमें आपको थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा और इसमें थोड़ा कम लगेगा। इसीलिए मैंने ऐसे भी लिख करके दिखाया कि आपको मतलब हेजिटेशन नहीं होना चाहिए वर्कआउट करने के लिए। तो होपफुली ये क्लियर हो गया। और कोई इसमें से पूछना चाहो, और कोई? अच्छा, आउट ऑफ एबीसी ओनली वन अकर, ओनली वन में क्या है? तो ये जो बचा है बेटा, इसको आउट ऑफ एबीसी ओनली वन अकर में क्या है? ये ओनली वन है, आइदर ओनली ए और ओनली बी और ओनली सी। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए ऐसे जाने के बजाय, ये वाले मेथड से जाने के बजाय ज्यादा आसान क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी माइनस ये वाला, ये भी तो तरीका है, एटलीस्ट 2, क्योंकि यूनियन में से अगर ये वाला माइनस कर दोगे तो यही बच जाएगा जो बचा हुआ है। ये भी हो गया। सर अगर इस केस में एटलीस्ट 2 ऑफ एबीसी अगर इसमें अगर एग्जैक्टली 2 अकर्स होता तो ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 3 बार करना पड़ता। एग्जैक्टली जैसे इन्होंने बोला, अच्छी बात पूछी इन्होंने। प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 इवेंट्स अकर, एग्जैक्टली 2 ऑफ एबीसी अकर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्योंकि अब मुझे सिर्फ ये चाहिए, सिर्फ ये चाहिए और ये चाहिए और ये चाहिए, मतलब हमें ये वाला नहीं चाहिए। तो जब आप ये तीनों का अलग अलग ऐड करेंगे तो ये वाला 3 बार काउंट हो जाएगा, जबकि ये चाहिए ही नहीं, तो तीनों बार सब्ट्रैक्ट कर दो। और पहले वाले में एटलीस्ट 2 में एक बार वो चाहिए था, इसलिए 3 के बजाय 2 ही बार सब्ट्रैक्ट किया। आई होप द थिंग्स आर क्लियर नाउ। यस सर। अच्छा, नन ऑफ एबीसी अकर जो है, नन ऑफ एबीसी अकर वो क्या है भाई, वो क्या बोला है? तो ए भी नहीं, बी भी नहीं, सी भी नहीं, मतलब वो ये है, ये जो बाहर वाला रीजन है। मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट्री, ये नन ऑफ ए बी सी वाला। तो वेन डायग्राम पर सब कुछ दिख रहा है बेटा, कोई ट्रबल तो नहीं है। आई होप बाय दिस डिस्कशन आपका कंफर्ट जोन अच्छा आ गया होगा वेन डायग्राम्स के कनेक्ट करना लैंग्वेज को। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जल्दी करो इसको।
क्वेश्चंस पे चल रहे हैं, एक बार मुझे रिप्लाई कर दो सारे पॉइंट्स पे। ठीक है, तो किसी ने निगेशन नहीं किया है, तो आगे चलते क्वेश्चन देखो। अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ए की प्रॉपर्टी 1/4 है, बी की 1/3 है, सी की 1/6 है और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 1/72 है। फाइंड द प्रॉपर्टी दैट एटलीस्ट वन इवेंट अकर्स, एटलीस्ट वन अकर्स। Find the probability that at least one event occur. Can we find it? If we can find it, how do we? कोई रिप्लाई नहीं आई, क्या बात है? सर ये इंडिपेंडेंट है तो हम निकाल सकते हैं। इंडिपेंडेंट है तो सही। निकाल सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। कैसे पता चला इंडिपेंडेंट है? सर ये पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी। पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ये दिख रहा है क्योंकि ये है तुम्हारा, ये कितना है 1/72 बोल रहे हैं, इसको लिखा जा सकता है 1/4 इंटू 1/3 इंटू 1/6 एंड देयरफॉर ए बी सी आर इंडिपेंडेंट। अगर ए बी सी इंडिपेंडेंट है, ए एंड बी एंड सी इंडिपेंडेंट है, तो कोई भी पेयर इंडिपेंडेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा? इट इज पी ए इंटू पी बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा पी बी इंटू पी सी। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए क्या आ जाएगा? इट इज पी सी इंटू पी ए। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी, बी इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन ए तीनों की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं हम लोग। क्या है ये? पी ए इंटू पी बी 1/12 आ गया, पी बी इंटू पी सी 1/18 आ गया, पी सी इंटू पी ए 1/24 आ गया। अब आप कुछ भी निकाल सकते हो, जैसे इन्होंने बोला एटलीस्ट वन अकर्स। एटलीस्ट वन अकर मतलब व्हाट? तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको लिखने का दो तरीका है। एक तरीका तो ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये है तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, यही हमें निकालना है। और आप पुट करो वैल्यूज और ऐड करो, आंसर आ जाएगा। कोई बच्चा मुझे बताए, पहले तो आंसर तीनों को ऐड किया तो क्या है? 12 ले लो, 12 एलसीएम ले लो तो क्या आ जाएगा? 3 + 4 + 2/12 माइनस ए इंटरसेक्शन बी 1/12 प्लस -1/18 minus 1/24 and plus 1/72, and if you simplify you will get the answer.
8/12, 48/72, यहाँ तक हो गया, -4/72, -3/72 प्लस 1/72। कितना आंसर है भाई? 49 में से 7 गया तो कितना आया? 42/72। आंसर 7/12। एक बार चेक कर लो, आंसर यही आ रहा है 7/12। अब मैं कुछ और बोल रहा था, इस क्वेश्चन का आंसर इससे बहुत आसान तरीके से दिया जा सकता है। कैसे? तनिषा 9/12 नहीं आएगा बेटा, 7/12 आएगा। प्लीज हैव अ लुक, हैव अ चेक। सर वो PA प्लस PV प्लस PC बताया था। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। हाँ, मैं बोल रहा था कि एटलीस्ट वन इवेंट को और आसानी तरीके से लिख सकते थे क्या? The probability of exactly 2 occurs union probability of exactly 1 occurs. वो तो उतना ही मेहनत हो जाएगा। इधर देखो, ध्यान से देखो, मैं कुछ बता रहा हूँ, ये आपको समझो, इसका आपको फायदा मिलेगा अगर आप इस बात को समझ जाओगे तो। देखो, प्रोबेबिलिटी वेन डायग्राम पर जाओ और समझो कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है आपसे? ये पूछा जा रहा है ना, ये कैलकुलेट करना है, इजंट इट? तो ये किसका कॉम्प्लीमेंट है? इसका कॉम्प्लीमेंट है। ये क्या है? नन, नन अकर। तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी A डू नॉट अकर, B डू नॉट अकर एंड C डू नॉट अकर, एंड देयरफॉर A भी नहीं एंड B भी नहीं एंड C भी नहीं। यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं? ये वाला रीजन बेटा, ये वाला, ये जो शेडेड रीजन है, ऐसे प्लस साइन से जो शेड किया, वो वाला रीजन का प्रोबेबिलिटी माइनस करना है 1 में से। 1 मतलब सैंपल स्पेस। अच्छा, ये 1 माइनस ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ C बार, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर ABC इंडिपेंडेंट है तो A बार B बार C बार भी इंडिपेंडेंट होंगे। अब A बार की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो 1 माइनस A बार की प्रोबेबिलिटी 3/4, B बार की प्रोबेबिलिटी 2/3 और C बार की प्रोबेबिलिटी 5/6। जरा कैलकुलेट करो, 3 3 से गया, 2 2 ज़ा 4, तो ये आ गया तुम्हारा 1 माइनस 5/12, दैट इज 7/12। फिर से वही आंसर आ गया। और आप देखो तो ऐसे आंसर जो आपने कैलकुलेट किया, इट इज इजियर देन द प्रीवियस वन, इजंट इट? Yes, sir. यस सर। तो अगर आपको प्रोबेबिलिटी की पूरी समझ होगी, अब जैसे अगर केवल मैं सेट थ्योरी से जाता, डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ इवेंट को नहीं अच्छे से बताता आपको पहले, तो आप ये नहीं करते, तब आप हमेशा यूनियन इंटरसेक्शन लेकर के सेट थ्योरी लगाते। यहाँ भी सेट थ्योरी लगा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम प्रोबेबिलिटी का जो अपना जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी यूज कर रहे हैं। तो शॉर्टकट मेथड भी मिल रहा है, मतलब दो दो तरीके पता चल रहे हैं कि कैसे हमें फॉलो करना है प्रॉब्लम को। ये नोट कर लिया तो आगे चलो। ये सारे दोनों मेथड लिखते जाओ नोट्स पे, क्योंकि रिवाइज करते समय आपको दोनों दिमाग में, जहन में रहेगा कि हाँ ऐसे ऐसे अप्रोच कर सकते हैं। अब इसी पर बी पार्ट पे जाते हैं, पार्ट बी। एटलीस्ट 2 इवेंट अकर, एग्जैक्टली 2 इवेंट अकर, इसका निकाल लो फटाफट। एटलीस्ट 2 और एग्जैक्टली 2 इवेंट अकर्स का निकाल लो।
एटलीस्ट 2 अभी जस्ट दिखाया था। एटलीस्ट 2 क्या है सब? कम से कम 2, ये पूरा 11/72, वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। तो इसके लिए हम बोलेंगे क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए and minus 2 times probability of A intersection B intersection C. So if you work it out, PA intersection B, PA into PB 1/12, PB into PC 1/18, PC into PA 1/24 minus 1/36. And if you calculate LCM लो तो 72, क्या आएगा? 6 plus 4 plus 3 minus 2, 11/72. हाँ, सी पार्ट में यहाँ -3 टाइम्स आ जाएगा, है ना? तो सी पार्ट करेंगे तो ये तीनों का सम तो आएगा ही आएगा, माइनस यहाँ 3/72 आ जाएगा, 1/24, तो ये कैंसिल हो जाएगा। बेसिकली आएगा 1/12 प्लस 1/18, 5/36। क्लियर है? वेरी करेक्ट। चलिए, तो अपसेट थ्योरी के नोटेशंस 1 2 3 इवेंट से ज़्यादा यूजुअली नहीं आते हैं। तो आगे अब क्वेश्चंस पे चल रहे हैं हम लोग, है ना? चलिए भाई, अब आपका टेस्ट हो रहा है। मान लो हर क्वेश्चन के लिए, जैसे ये क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन के लिए आपके पास 2 मिनट है। कैरी ऑन, क्विक, जल्दी आंसर करो। हाँ भाई, क्या क्या हुआ बोलो। आई थिंक ये तो आंसर सभी का आ गया होगा, इजंट इट? कितने लोग आंसर आ गया, जरा मुझे एक बार कंफर्म कर दो। सबका आ जाना चाहिए, ऐसा मेरा अपना एक्सपेक्टेशन है। आई मे बी रॉन्ग बट आई एक्सपेक्ट सो। अगर मैं पी को x मान लूं तो PA तुम्हारा है वो 2x है, और PA यूनियन B प्लस PA इंटरसेक्शन B इज नथिंग बट 7/8, ये गिवन है। आप जानते हो ये होता है P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B प्लस PA इंटरसेक्शन B, वो तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो ये दिस इज इक्वल टू 7/8 and therefore 3x, x 2x plus x is equal to 7/8, therefore x is equal to 7/24। x की वैल्यू आ गई तो हमें जो भी कैलकुलेट करना हम निकाल सकते हैं। अब इसमें भी कुछ बच्चों ने आंसर नहीं दिया, ये बड़ी सरप्राइजिंग बात है। x आ गया तो PA आ जाएगा बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या आ जाएगा? इट इज 2, मतलब 14/24, 2x हो गया ना, 7/12 कर दो सीधे, एंड PB तो दिख ही रहा है। यही पूछा गया था आपसे, नथिंग डूइंग, सिंपल सी बात है। ये हमने जमशन लेके किया। एनीवे, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2।
बोला है फ्रॉम अ सेट ऑफ 100 कार्ड्स नंबर्ड 1 to 100 one is drawn at random, find the probability of appearing such a number which is divisible by either 2 or 3 or 5. क्विक जल्दी आंसर करो. इसमें भी 3 इवेंट्स हैं. इफ ऐसा मैं बोलूं कि लेट ए is set of numbers divisible by 2 and B is set of numbers divisible by 3, C be set of numbers divisible by 5. Out of this all is out of, I'm talking of numbers out of 1 to 100, means out of cards which are 1 to 100, right? And then you are being asked to find out probability A union B union C. It is equal to probability of A plus probability of B plus probability of C minus probability of A intersection B minus probability of B intersection C minus probability of C intersection A plus probability of A union B union C. A intersection B intersection C, sorry. This is to be calculated. And how do you calculate this? तो तुम्हें अभी सबसे पहले चाहिए number of A. तो इसमें कितने नंबर हैं जो 2 से डिविजिबल हैं? तो 100 by 2 का इंटीजर पार्ट दैट इज 50. तो दिस इज 50 by 200, 50 by 100 है, हाफ. नंबर ऑफ बी क्या होगा बेटा? तो 100 by 3 का इंटीजर पार्ट 33. नंबर ऑफ सी क्या होगा? 100 by 5 का इंटीजर पार्ट 20. तो 50 plus 33 by 100 plus 20 by 100 माइनस A इंटरसेक्शन B. नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या होगा? नंबर ऑफ B इंटरसेक्शन C क्या होगा? नंबर ऑफ C इंटरसेक्शन A क्या होगा? ये भी कैलकुलेट कर लो. A इंटरसेक्शन B क्या होगा भाई? जो 2 और 3 दोनों से 6 से डिविजिबल, तो 100 by 6 का इंटीजर पार्ट 16. B इंटरसेक्शन C 3 5 15 से डिविजिबल, 100 by 15 का इंटीजर पार्ट 6. C इंटरसेक्शन A 10 से डिविजिबल है, तो 100 by 10 का इंटीजर पार्ट 10. और A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C क्या आ जाएगा? जो 30 से डिविजिबल है, तो 100 by 30 का इंटीजर पार्ट दैट इज 3. And so your answer 16 plus 6 plus 10 by 100 minus 3 by 100. Now you calculate and get the final answer. बहुत सारे आंसर, कुछ लोग कुछ आंसर दे रहे थे. 74 by 100 आंसर आ रहा है. शिवानी का भी यही है. अच्छा जी. तो इस पे 100 तो डिनोमिनेटर में कॉमन है ही. इसमें देखो तो ये कितना हुआ? ये टोटल 32 और 33, ये 1 बन गया, तो 50 20 70 71, ये प्लस है, प्लस लास्ट वाला, तो 74 by 100. वेरी करेक्ट. इट कैन बी रिटन एज 37 by 50 इज द फाइनल आंसर. यस, श्योर. ठीक है बेटा. तो सेकंड क्वेश्चन भी सिंपल था. सिंपल A यूनियन B यूनियन C निकालना था, बस काउंटिंग करनी थी. काउंटिंग आनी चाहिए आपको, राइट?
तो यहाँ पर मैंने एक जो बात यूज करी, आप में से हर एक को पता है, नोट करके, जिनको नहीं पता लिख लो, नंबर ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय k, कोई भी इंटीजर k आउट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट n नेचुरल नंबर में से कितनी नंबर ऐसी हैं जो किसी रियल नंबर, किसी इंटीजर k से या किसी नेचुरल नंबर k से डिविजिबल है, इट इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय k का जिंट। तो ये आपको पता होना चाहिए। दिस यू शुड नो। ठीक है जी, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन करिए, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास 5 मिनट हैं दोनों पार्ट्स को कंप्लीट करने के लिए। टेक योर टाइम, क्विक। पाँच मिनट टाइम है, टेक योर टाइम, जल्दी से दोनों पार्ट कर जाओ फिर। ए पार्ट में क्या मिला आपको? वासु ने रिप्लाई किया, आंसर कुछ अजीब सा आंसर लिखा है। 0.32 कैसे लिखा बेटा? ये तो कैलकुलेशन ही समझ में नहीं आया, 0.32 कैसे है? मैक्स वैल्यू 0.5, मिनिमम 0.3। दीक्षांत सही बोल रहा है, ठीक है। देखो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर ध्यान से देखो तो मैंने बोला कि लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स मान लो, है ना। तो एक बात क्लियर है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। It is equal to 1.3, 0.8 plus 0.5 minus x. It is 1.3 minus x. And as you all know that A union B जो है वो सबसेट है S का, और ये सुपर सेट है A का। B का भी है बट B से बड़ा A है तो A का ले लिया मैंने, है ना। हो सकता है कि A यूनियन B A के इक्वल हो जाए बट A से छोटा तो नहीं हो सकता। A यूनियन B कैन नॉट बी सबसेट ऑफ A। A यूनियन B इज आइदर इक्वल टू A और सुपर सेट ऑफ A, एंड सेम हियर, राइट। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? जल्दी बोलो, ये जो मैंने लिखा ये समझ में आ रहा है सबको कि नहीं? ग्रेट। तो आपको ये भी पता है कि देयरफॉर सबसेट की प्रोबेबिलिटी सुपर सेट से लेस होती है। PA इज लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी A यूनियन B विच इज लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी S। इसका मतलब है यहां से हम ये क्लेम कर सकते हैं कि 1.3 माइनस x की वैल्यू
1 से कम होगी और 0.8 से ज़्यादा होगी। तो यहाँ से दो इनइक्वालिटी है बेटा। अगर मैं 1.3 क्या कर दूँ, सब्ट्रैक्ट कर दूँ या माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ, -0.8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x minus 1.3 ग्रेटर देन इक्वल टू -1, देन ऐड 1.3 तो यहाँ जाएगा 0.5 ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू 0.3। तो यहाँ से आ गया x बिलोंग्स टू 0.3 to 0.5। इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B की मिनिमम वैल्यू क्या है, तो मिनिमम वैल्यू विल बी 0.3 और प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B की मैक्स वैल्यू क्या आएगी, तो 0.5। अच्छा, होना भी चाहिए क्योंकि देखो इन दोनों का एक्सेस, इन दोनों का सम करो तो 1.3 आ रहा है, मतलब 1 से 0.3 ज़्यादा है। मतलब ये क्यों आ रहा है ज़्यादा, क्योंकि कुछ कॉमन है। कितना कॉमन है, तो 0.3 कॉमन मस्ट है, सो दैट 0.3 सब्ट्रैक्ट करो इसके समेशन से तो 100% आ जाए 1। और ऑब्वियसली इंटरसेक्शन जो है वो सबसे छोटे वाले सेट के बराबर हो सकता है, तो प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन भी 0.5 ही प्रोबेबिलिटी पजेस कर सकता है टू द मैक्स। ये ए पार्ट का आंसर है। अब बी पार्ट का आंसर, बी पार्ट का आंसर क्या होगा। अब ये थोड़ा इनडायरेक्ट है, थोड़ा टेढ़ा है, सोचने में आपको थोड़ा अक्ल लगाना पड़ेगा। ए की प्रोबेबिलिटी 0.6 है और इंटरसेक्शन की ग्रेटेस्ट वैल्यू 0.4 है, तो पीबी ग्रेटेस्ट क्या होगा। प्रोबेबिलिटी ए जो है वो 0.6 है, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी मैक्स ये 0.4 है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी 0.4 से छोटा हो सकता है ना। मिनिमम क्या हो सकता है, तो यहां से एक बात समझ में आ रही है कि प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी जो है इट विल बी लेस देन इक्वल टू 0.4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसी में होगी, इसी इंटरवल में होगी। ये बात पहले समझ के रख लो। ये नहीं है कि प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी 0.4 दी हुई है, ऐसा नहीं है। अब हमसे बोल रहे हैं कि पीबी मैक्स क्या होगा, ये बी पार्ट का हमारा क्वेश्चन है। चलो भाई अब बताओ, सोचो। क्या आर्ग्यूमेंट होगा, कैसे आप आर्ग्यू करेंगे, आप बताइए। इंटरसेक्शन मैक्सिमम कब होता है, इंटरसेक्शन मैक्सिमम कब होता है। दो कंडीशन में इंटरसेक्शन मैक्सिमम होता है, जब ए बी का सबसेट हो जाए या बी ए का सबसेट हो जाए। एक ये पॉसिबिलिटी और एक ये पॉसिबिलिटी। मैक्सिमम ओवरलैप, ए सबसेट ऑफ बी और बी सबसेट ऑफ ए, ये है जब इंटरसेक्शन ग्रेटेस्ट पॉसिबिलिटी पजेस करेगा। ये जो मैं शेड कर रहा हूं ना, वो है तुम्हारा ए इंटरसेक्शन बी। अगर मैं ऐसे जाऊं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी विल बी लेस देन इक्वल टू 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी
माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ए की प्रोबेबिलिटी तो 0.6 गिवन है, माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बारे में इंफॉर्मेशन क्या आएगी, इट इज लेस देन इक्वल टू, एक्स को उधर ले जाओ तो 1 प्लस एक्स माइनस 0.6, इट इज लेस देन इक्वल टू 0.4 प्लस एक्स। बट अगर आपने x की वैल्यू 0.4 रख दिया, अब हमें देखो, हमें पीबी मैक्स चाहिए। पीबी कितना हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है? तो यहां से अगर देखो, अगर x की वैल्यू आप मैक्सिमम रख दो तो यहां से ऐसा आएगा कि पीबी का रेंज क्या आएगा, देखो तो पीबी इज लेस देन इक्वल टू, अगर x की वैल्यू मैक्स रख दो तो 0.8, जब x मैक्स है, और पीबी कैन बी लेस देन इक्वल टू 0.4 जब x 0 हो जाए। तो पीबी का वैल्यू 0.4 से भी छोटा हो सकता है, 0.8 से भी छोटा हो सकता है, दोनों। अब पीबी मैक्स हम क्या बोलेंगे, पीबी मैक्स 0.4 बोलेंगे या 0.8 बोलेंगे, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं। सर 0.8। अगर पीबी मैक्स, अगर आपने बोल दिया कि पीबी इज 0.8 ना, पीबी मैक्स इज 0.8। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर क्या ये पॉसिबल है, क्या पीबी 0.8 हो सकता है? हमने मान लिया कि मान लो पीबी की वैल्यू 0.8 है, और पीए क्या है, पीए 0.6 है। तो ऐसे केस में प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो सकता है? तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी का मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, ये बताओ। प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी मैक्स कहां तक जा सकता है? 0.6। 0.6 तक जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी का जो मैक्स होगा वो इन दोनों में जो छोटा है, तो 0.6 तक जा सकता है। जबकि इन्होंने बोला कि प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी 0.4 है मैक्सिमम वैल्यू। 0.4 से ज्यादा प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0.4 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 0.8 तो नहीं हो सकता पीबी मैक्स। पीबी मैक्स क्या होगा? तो मैंने बोला कि बिकॉज अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.4 मैक्सिमम हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मैक्सिमम कैन बी 0.4, सो दैट बिकॉज पीए इन्होंने फिक्स करके रखा हुआ, तो अगर b का प्रोबेबिलिटी 0.4 से ज्यादा हुआ तो इंटरसेक्शन जो होगा वो b तक जा सकेगा। अगर आप बोलते हो 0.5 है तो इंटरसेक्शन का मैक्स वैल्यू 0.5 हो सकता है, जो कि नहीं पॉसिबल है। तो इस वजह से प्रोबेबिलिटी बी मैक्स जो है 0.4 ही होगा। तो यहां पर आप क्लियर कट, मैक्सिमम बच्चे आंसर यही करते हैं 0.8, विच इज रॉन्ग, ये गलत है, ये नहीं होगा। तो प्रोबेबिलिटी बी मैक्सिमम इज 0.4। और कब होगा, ये किस सिचुएशन में होगा, वो सिचुएशन मैं बता रहा हूं डायग्रामेटिकली। वो सिचुएशन ऐसे होगी, इसको हटा दो, ये वाला पार्ट तो डिस्कस हो ही चुका है ना। तो ये वाला केस, ये जो यहां डिस्कस हुआ, B इज अ सबसेट ऑफ A, उस केस में तुम्हारा जो प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B विल बिकम B एंड दैट विल बी इक्वल टू 0.4। और ये मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमम इंटरसेक्शन या तो इस केस में होगा या तो इस केस में होगा, तो ऑब्वियसली A और B में बड़ा जो है उसके वहां तो इंटरसेक्शन वहां तक जा नहीं सकता,
तो इंटरसेक्शन जो है ए और बी में जो छोटा वाला सेट है उसी के इक्वल हो सकता है एंड छोटा वाला बी ही हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है। तो दिस वाज द ट्विस्ट इन बी पार्ट, क्योंकि बी में कुछ भी सीधे सीधे ये नहीं दिया कि पी बी इतना है, पी इंटरसेक्शन बी इतना है, कुछ एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछ रहे, वो बोल रहे हैं कि इसका जो लिमिट क्या होगा, इंटरसेक्शन मैक्सिमम अगर 0.4 है तो प्रोबेबिलिटी बी मैक्सिमम क्या हो सकता है। ठीक है जी, ये वाला थर्ड क्वेश्चन कंप्लीटली क्लियर हो गया बेटा। एक और तरीका इसको सॉल्व करने का, वो तरीका मैं अभी फार्मूला लिख देता हूं, सेट थियरी में 11th में मैंने कराया था, ठीक है, वो रिजल्ट अगर याद है तो आप डायरेक्ट भी आंसर कर सकते हो, ये सारा कहानी करने का जरूरत नहीं होगा। वो रिजल्ट क्या है, आप अगर 11th वाला रिजल्ट याद है तो आपको डायरेक्ट लिख सकते हो, नहीं तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो। इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों का मैक्स वैल्यू क्या होता है, तो अगर कोई बोले नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का रेंज क्या होता है, तो ऐसे लिख दो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का रेंज होता है मैक्सिमम ऑफ लार्जर ऑफ एन ए प्लस एन बी माइनस एन एस, थोड़ा मैं जस्ट एक्सक्यूज मी, एन ए प्लस एन बी माइनस एन एस कॉमा 0। एन ए और एन बी का सम एन एस से जितना बड़ा है वो नंबर, और 0 इसमें जो नंबर बड़ी है वो लेंगे। इट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड इट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ एन ए कॉमा एन बी। और इसी से प्रोबेबिलिटी का फार्मूला आप बनाएगा, जहां एन है वहां पी लिख दो, यहीं से ये फार्मूला भी लिख दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस 1 कॉमा 0 से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बड़ी होगी एंड लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ पी ए कॉमा पी बी। तो ये है तुम्हारा इंटरसेक्शन का। अब मैं चाहूंगा कि यूनियन की जो रेंज है वो आप अपने आप करके बताओ, ऐसे जैसे मैंने इंटरसेक्शन का फार्मूला लिख दिया। अब इस फार्मूले को आप याद रखना, ये रिजल्ट को याद रखना, ये कार्डिनल नंबर का, और ये n को p कर दो तो ये आता है, कुछ नहीं करना है, ns से डिवाइड कर दो थ्रू आउट, है ना, तो ये प्रोबेबिलिटी वाला रिजल्ट आ जाता है। एग्जैक्टली इसी तरह से एक रिजल्ट यूनियन का भी होगा कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी का मैक्स क्या है, मिनिमम क्या है, ठीक है, और उसी से प्रोबेबिलिटी का, तो ये अपने आप करेंगे आप यूनियन वाला, ठीक है। बाकी डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में होगा। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास को यहीं पर मैं कंक्लूड कर रहा हूं। अब मैं नेक्स्ट क्लास में क्या क्या डिस्कस करूंगा मैं पहले बता दे रहा हूं। नेक्स्ट क्लास में मैं कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं स्टार्ट करूंगा, कंपाउंडिंग पर ही सम करेंगे। तो पहले तो आपका अगली क्लास मान लो एक तरह से प्रॉब्लम क्लास होगी, ठीक है, उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं खोलूंगा। आप जितने एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3 के सारे क्वेश्चन करके आएंगे, सारे ऑल क्वेश्चंस, ठीक है। जो डाउट होंगे वो परसों की क्लास के पहले मेरे पास आ जाने चाहिए, मतलब कल इवनिंग तक जितने क्वेश्चन तुमसे नहीं हुए वो ग्रुप के ऊपर में आप पोस्ट कर देंगे, पहली बात। दूसरी बात कि ये मैं बुकलेट की बात कर रहा हूँ, राइट। इसके अलावा आप अगर आपके पास एनसीईआरटी अगर है तो एनसीईआरटी से भी सारे सवाल कर जाइए, सारे सवाल कर जाइए, सिर्फ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाले छोड़ देना, बाकी सारे कर जाना। उसके भी कोई डाउट है उसको भी मार्क करके रख लो, ठीक है। तो फ्राइडे की क्लास में हमारा टारगेट यही होगा कि हम लोग डाउट्स पर ही डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन बच जाएगा तो मैं कुछ और क्वेश्चन कराऊंगा आपको, आपके डाउट्स हो जाएंगे, उसके अलावा कुछ और क्वेश्चन कराएंगे। और फिर संडे की क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वगैरह पर डिस्कशन करेंगे, राइट। अब आपको, आप में से कुछ लोग बोल रहे थे कि गेम्स
नहीं मिली हैं तो वो मैं अभी डाल रहा हूँ। वैसे मैं गेम में मैंने देखा कि अभी आप अगर बुकलेट के क्वेश्चन करो तो वही ठीक है, गेम में मैक्सिमम क्वेश्चन मैं क्लास में करा दे रहा हूँ, बट स्टिल मैं अभी गेम डाल दे रहा हूँ।